सामान्य अध्ययन की सीरीज जिसे हम पर्यावरणीय अध्ययन के नाम पे जानते हैं, जीएस, जीके, विविध, सामान्य विज्ञान, एक 50 प्रश्नों की एक ऐसी सीरीज है जहां से आपकी परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हैं, इस 50 प्रश्नों की सीरीज में इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। आपने देखा है लगातार परीक्षाओं का जो पैटर्न है वो बदल रहा है, साथ ही साथ क्वेश्चन की जो कठिनाई स्तर है वो थोड़ा सा बढ़ाते जा रहे हैं। आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में जितनी चीज़ों का समावेशन है वे हम आज उन सभी को एक साथ लेकर ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपके लिए लाइव लेकर आए। आप सभी साथी कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल प्रश्न का उत्तर बताना नहीं है, बल्कि यह बताना है कि आप लोग को कौन सा प्रश्न के लिए कौन सा विकल्प सही है, उसके अलावा जो उसकी व्याख्या है वो भी हम आपको साथ साथ कराते चलेंगे। आप लोग जैसे ही वीडियो में जुड़िएगा, सबसे पहले वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो पहला काम वीडियो को लाइक करके रखिएगा। ये सीरीज आप सभी के लिए आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, क्योंकि इसकी जो कठिनाई स्तर है वो थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए घबराइएगा नहीं। मैं नोट्स लिखवाता चलूंगा, वो आप नोट भी साथ साथ लिखते चलिएगा और करते चलिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी पहला प्रश्न का जवाब दें, क्योंकि मैं ये भी बताता चलूंगा कि यहां से परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं कह रहा है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व निर्वहन हेतु लेख जारी करता है उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षण, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षण। तो ये जो रिट जारी होता है ये कौन करता है? हाई कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, ये दोनों करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भी करता है, उच्च न्यायालय भी करता है। मेरा सवाल आपसे है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है? चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण है। तो याद रहे, इसको हम कहते हैं, देखिए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। प्रश्न को समझिए, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है माने ये बहुत बड़ा आदेश है। किसका आदेश है? कहते हैं परमादेश है, माने सबसे बड़ा आदेश है। इसलिए अगर इस प्रश्न के हम उत्तर की तरफ चलते हैं तो इसका उत्तर जो होगा वो आपको अपने आप पता चल गया कि यह यहां पर यह क्या होगा? आपका परमादेश। क्या होगा? यह आपका परमादेश। तो आइए इसके बारे में हम आपको और सारी बातें बताते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति या संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन के लिए परमादेश जारी करता है। यह आदेश केवल सार्वजनिक पद पर ही कार्य नहीं करने वाले जो अधिकारी हैं उनके लिए नहीं होता, बल्कि मतलब ऐसा नहीं है कि जो सार्वजनिक पद पर काम करने वाले अधिकारी हैं या अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि सरकार अपने अधीनस्थ न्यायालय, न्यायिक संस्था, जो न्यायिक संस्था है उसके विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है, यदि वे अपने क्षेत्राधिकार का समुचित प्रयासों का पालन नहीं कर रहे हैं। उस दशा में इसे जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय रखता है। तो याद रखिएगा, अब मेरा सवाल है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 एकदम सही जवाब है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पुनः आप सभी के सामने है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कौन सा अधिकार है? ये एक ऐसा यूनिक प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है। आपने देखा भी, चुनाव भी है, तो इस तरह के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार, विधिक अधिकार, इसमें से कोई नहीं। तो फटाफट वीडियो को शेयर करिए और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, क्योंकि अब की बार हर हाल में एक सीट हमार। सभी साथी फटाफट जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप सभी के सामने है। यह एक विधिक अधिकार है। यह कैसा अधिकार है? यह एक विधिक अधिकार है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह आपका सी होगा। भारत में मताधिकार माने मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार भारतीय नागरिकों को उनके जो जनप्रतिनिधि धारा की अधिनियम 1951 है उसके तहत ये प्रदान किया गया। जो ये अधिकार है ये संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम से मिलता है। ये एक विधिक अधिकार है, यह मूल अधिकार नहीं है, यह एक संवैधानिक अधिकार नहीं है। इस बात को आप सभी भली भांति जानते रहिएगा। जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं
वे सभी साथी मित्र कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। ठीक है, जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। हम बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की तरफ, हम बढ़ते हैं इसके एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पुनः आप सभी के सामने है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूनिक सवाल है। मैं चाहूंगा आप लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दें। जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों ध्यान रहे, जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, एक सेकंड रुकेगा, जी हाँ, अब हम लोग बढ़ते हैं आपके साथ एक एक करके एक प्रश्न की तरफ। जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, त्यागपत्र देने के उपरांत कौन सी स्थिति सही नहीं है? सभी लोग फटाफट बताइएगा, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप सभी साथी। सर शेयर कर दीजिए सबको। चलिए ध्यान से हम लोग देखते हैं इस प्रश्न के जवाब में क्या दिया जाएगा। जब केंद्रीय मंत्री परिषद त्यागपत्र देने के उपरांत कौन सी एक स्थिति सही नहीं है? प्रश्न नंबर 3 का जवाब आप सभी लोग को देना है। देखिए यहां पर हम लोग बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, कह रहा है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। देखिए जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देता है तो राष्ट्रपति उन्हें कह सकता है कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था ना हो तब तक अपने पद पर बने रहे, माने यह कह सकता है। अगला, वैकल्पिक व्यवस्था से मतलब है यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए, यह भी सही है। अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगा, यह भी सही है। लेकिन कह रहा है कि क्या राष्ट्रपति शासन लागू होगा? जी नहीं, यह अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में जब उसका संवैधानिक तंत्र विफल होता है उस दशा में राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से वहां पर राष्ट्रपति शासन घोषित करता है और वहीं से वह उसका निर्वहन भी करता है। माने एक बात आप लोग की एकदम साफ हो गई है कि जैसे किसी कारणवश किसी राज्य की अगर संवैधानिक सरकार नहीं चल रही है तो लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए प्रधानमंत्री द्वारा जो विघटन की मांग उत्पन्न होने वाली परिस्थिति में ऐसा नहीं कह सकता कि फलाना नहीं है इसलिए हम ऐसा कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलते हैं और आगे एक और अगले प्रश्न की तरफ आप सभी के साथ मिलकर। मेरा सवाल है कि मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? जितने लोग इस वीडियो का लाइव देख रहे हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हें शपथ कौन ग्रहण कराता है? यार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ये आप सभी के लिए ही क्लास लाइव लाई गई है, तो फटाफट शेयर करिए, पैसे नहीं लगेंगे। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बनाया गया? माने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, माने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए दिल्ली संघ क्षेत्र के रूप में बना रहेगा। दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब कहा गया? आपको पता होगा हमारे देश की जो संसद है वो दिल्ली में है, हमारे देश की जो संसद है वो दिल्ली में है और दिल्ली में हमारा लोकप्रिय सरकार की व्यवस्था की गई है, जहां पे लोकसभा और राज्यसभा है, जहां पे सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन इस प्रश्न का जवाब क्या है? 61वें संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 79वां संविधान संशोधन, इसमें से आपके परीक्षा में अगर आपके सामने सवाल आएगा तो आप इस प्रश्न का जवाब क्या देंगे? एकदम सही आप लोगों ने बताया है, 69वां संविधान संशोधन। अगर हम बात करें 69वां संविधान संशोधन की तो यह कब लाया गया था? 1991 में दिल्ली को एक दिल्ली का राष्ट्रीय जो क्षेत्र था उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। इस दिल्ली में अगर हम बात करें तो लोकसभा के कितने सदस्य हैं जरा कमेंट करके बताइएगा। लोकसभा का 7 सीट है, जो सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। अगर मैं कि विधानसभा की बात की जाए, विधानसभा की, तो यहां पे 70 सीट है, 70 सदस्य संख्या है। यह बात आप सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो जानते रहिएगा। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। दिल्ली की इस लोकप्रिय सरकार की जो शक्ति थी काफी सीमित थी और वहां पे उपराज्यपाल होंगे।
जो उपराज्यपाल होंगे वह दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगे। अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम दिल्ली के उपराज्यपाल करेंगे। मेरा सवाल आप सभी से है, क्योंकि विविध की सीरीज भी पढ़ते चले हम, तो सवाल ये आपके सामने आता है ये कि वर्तमान समय में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? तो जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं कि वर्तमान समय में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। मेरा एक सवाल है, मतदाता की उम्र, अगर यहां पे एक सवाल पूछा जाता है, मतदाता की उम्र 21 से कब 18 वर्ष हुई? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है, क्योंकि यहां से सवाल आपके परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाता है, और जब सवाल सीधा पूछा जाएगा तो उसका उत्तर भी तो सीधा देना है। तैयार है आप लोग ने जवाब देने के लिए? हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? केंद्र राज्य के संबंधों से, दो राजनीतिक दल की स्थापना से, मूल अधिकार से, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। तो आइए इस पर मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो 79वां संविधान संशोधन जो है ये एससी एसटी जातियों का लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण है उससे संबंधित है। माने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका डी होगा। माने आपने भी देखा होगा लोकसभा में विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग के मनोनयन का प्रावधान था वो 104वें संविधान संशोधन से उसे भी समाप्त कर दिया गया है। ठीक, याद है? अगर पूछा जाए कि ये 19वां संविधान संशोधन विधेयक को किस राष्ट्रपति ने अनुमोदन प्रदान किया था, तो वो थे आपके के.आर. नारायण। कौन था? के.आर. नारायण। क्योंकि यहां से सवाल पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। फास्ट कराएंगे तो व्याख्या नहीं हो पाएगा, और व्याख्या आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, चलिए ठीक है, तेजी से पढ़ाते हैं हम, क्यों प्रश्न का उत्तर बताते चले और आगे बढ़े। ठीक है, आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथी मित्रों को। अगला सवाल है, संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में पारित हुआ, ये किससे संबंधित है? देश की सुरक्षा, कुछ राज्यों के लिए? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। तो यहां पर मैं आपके प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा, ये कुछ राज्यों के लिए कृषियों, ध्यान रहे, कृषि भूमि संबंधी सुधारों से था। तो यहां पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी होगा। इसके तहत एक अनुसूची जोड़ी गई थी, कौन सी? 9वीं अनुसूची। ध्यान रहे, इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची? यहां पे ध्यान देना आप सभी को, इसके तहत हम 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला सवाल फिर आपके सामने है। अब ये अगर देखा जाए तो ये भारतीय इतिहास का सवाल है, और इतिहास में भी कौन सा इतिहास? प्राचीन इतिहास। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके जवाब दें। गौरिक मृतभांड पात्र का नामकरण हुआ था। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको जो जवाब होगा वो होगा हस्तिनापुर। ये ऐसे यूनिक प्रश्न है जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए यहां पे दो सवाल आपके लिए हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? प्रश्न नंबर 8, हड़प्पा की खोज कौन किया था? दयाराम साहनी, एकदम सही जवाब है। लोथर एस.आर. राव, सुरकोटडा जेपी जोशी, धौलावीरा कह रहा है बी.के. थापड़। ये गुजरात प्रांत में स्थित है धौलावीरा। यहां पर डॉक्टर जेपी जोशी थे, इसके भी खोजकर्ता कौन थे? जेपी जोशी थे। देखिए यहां पे जेपी जोशी है आपका, जेपी। तो जेपी जोशी ने भी धौलावीरा की खोज किया था। इसके उत्खननकार आगे चलकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी डॉक्टर आर.एल. विष्ट के मार्गदर्शन में 1990-91 में किया जाने लगा। लेकिन इसकी जो खोज की बात करें तो खोज डॉक्टर जेपी जोशी ने सबसे पहले किया था।
अगला सवाल है आपके सामने, किसे हितोपदेश फारसी में अनुवाद किया? किसने? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। हितोपदेश को किसने? प्रश्न नंबर 9 का जवाब आप सभी साथी मित्र जरूर बताएं। देखिए ये किसके समय में हुआ था, किसके शासनकाल में? तो ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। किसके? ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। एक प्रश्न का जवाब हो गया, अकबर के शासनकाल में हुआ था। किसने किया था? दादा शिको, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूं, ताजुल माली। बताइए मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं। अच्छा, जो भाषा में अनुवाद किया था उसका नाम क्या रखा था, ये बताइएगा। देखिए उसका नाम रखा गया था, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, हो सकता है आपके काम आ जाए। जितने लोग देख रहे हैं आपके मुफरी उल दाऊद उल कुतुब था, ठीक है, मुर्फी उल कुतुब, ध्यान दीजिएगा, मुर्फी उल कुतुब उसका नाम रखा गया था। और इसे किसने? ताजुक मलिक ने। किसने? ताजुक मलिक। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मध्यकालीन भारत का इतिहास का सवाल है। तो इसका जो नाम रखा गया था मुर्फी उल कुतुब और ताजुक माली ने हितोपदेश को फारसी में अनुवाद किया था अकबर के शासनकाल में। यहां से आपके सामने 4 बड़े प्रश्न आ गए, चारों का उत्तर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, स्क्रीनशॉट करते चलिए आपकी मर्जी हो तो। अगला सवाल आपके सामने साथ आपको दिख रहा होगा, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद कहां होती थी? गुप्त शासनकाल में, मराठा शासनकाल में, विजयनगर, चोल प्रशासन, कहां होती थी? सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए यहां पर अष्टप्रधान नामक जो मंत्रिपरिषद था, ये किसके शासनकाल में था? सभी के जवाब सही हैं। ये मराठा के शासनकाल में था। कहां पे? ये मराठा के शासन में था। यूं कह सकते हैं कि जो मराठा थे उनमें था। इसमें 8 मंत्रियों की नियुक्ति होती थी। बता सकते कौन कौन? पेशवा, अमात्य, मंत्री, वाकिया नवीस, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव और न्यायाधीश शामिल थे। कुल 8 प्रकार के जो थे। कौन था? पेशवा, अमात्य, मंत्री, इन्हें वाकिया नवीस भी कहा जाता था, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव, न्यायाधीश, कुल 8, इन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। ये शिवाजी के राज्य थे। कहां के? शिवाजी के राज्य में थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल प्रश्न नंबर 11 की तरफ। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र का, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं का माहिर था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। अगर आपने इल्लरी विद दुर्गेश की नोट्स पढ़ी होगी तो आपको सारे प्रश्न का जवाब पता होगा, और अगर आपने एनसीईआरटी भी पढ़ी होगी तो आप सारे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ये वीडियो फेसबुक पे, यूट्यूब पर निःशुल्क लाइव चल रहा है, तो जो भी साथी आते जा रहे हैं वीडियो को शेयर करते चले। आपके लिए एक क्लास के लिए एक और यूट्यूब चैनल बना है जिसका लिंक टेलीग्राम पर है। आज उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादातर क्लासेज हम आपको वहीं देने का प्रयास करेंगे। दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, टेलीग्राम वहीं पर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए यहां पर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की बेशक जो योजनाएं थी वो सफल नहीं हुई। इसका शासनकाल जो था वो 1325 से लेकर 1351 तक था। अगर इसके शासनकाल की बात करें तो 1325 से लेकर 1351 तक था। ये गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा पुत्र था, और जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्विज्ञान, इन सभी में वो माहिर था, वो इसका विद्वान था, वो आयुर्विज्ञान का ज्ञाता था। लेकिन यहां पे कई चीजें ऐसी हैं जो आपको याद करनी है कि उसने पत्थरों की मूर्ति, अनेक आकृति उकेरने की जो कला था वो भी वो जानता था। वो फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान रखता था। उसके समय इब्न बतूता भारत आया था। एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता भारत आया था। मेरा आपसे सवाल है, इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी?
मेरा सवाल आप सभी से है, जितने लोग सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, जितने लोग सरकारी नौकरी करने का ख्वाब देख रहे हैं, वे जरा कमेंट बॉक्स में बताएं कि इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। दूसरा सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे कौन सा पद दिया था। अगला सवाल, भारत में सबसे पहले राजधानी परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, कहां से कहां ले गया था। यह सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस भारतीय शासक ने किया था। इन सभी का जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। और सवाल, सबसे पहले भारत की राजधानी दिल्ली किस शासक ने बनाई थी। ऐसे सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाएगा। ध्यान रहे सब लोग को कि भारत में सबसे पहले दिल्ली को अपनी राष्ट्रीय राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने। सबसे पहले घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों को नगद वेतन देने का प्रथा अलाउद्दीन खिलजी, बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी। आगरा नगर की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की खोज की थी। यह भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, रट लीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, आपके जिले की कौन सी व्यवस्था है जो परीक्षा में पूछा जाता है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। मैं जौनपुर जनपद से हूं और तुगलक काल में ही जौनपुर नगर को बनाया गया था। कभी जौनपुर एक राज्य के रूप में था। इसके बारे में जब हम लोग मध्यकालीन इतिहास को विस्तृत चर्चा करेंगे, जब हम बड़ी परीक्षाओं की तैयारी की बात करेंगे, तब हम इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। यह ऐसा प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है। अमीर खुसरो, कबीर, मलिक मोहम्मद जैसी, अब्दुल रहीम खान खाना। फटाफट कमेंट करिएगा, एक बार वीडियो को शेयर करिए। मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, पैसे नहीं कटेंगे आपके, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा तब तक जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। चलिए यहां पर हम बात करेंगे आपके साथ मिलकर। तो यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह होगा आपका अमीर खुसरो। एकदम सही जवाब, अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। उनका नाम अब्दुल हसन यामिद खुसरो था। उनका जन्म अगर बात करें तो 1253 हुआ था। 1253 में जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था, उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था। कहां पे हुआ था, एटा में। एटा के किस स्थान में, पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासक देखा था। इन्होंने क्या किया था, 7 सुल्तान। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। आपके परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि 7 सुल्तानों का शासक किसने देखा था। अमीर खुसरो ने देखा था। रट लीजिएगा, यह सिलेक्शन वाले टॉपिक है। यहां से आपके परीक्षा में सवाल आएंगे। 50 नंबर की बेहतरीन तैयारी है जीएस जीके की। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यार शेयर कर दीजिए, पैसा नहीं कटेगा आपका। हम आपके सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहे, इसलिए ये नहीं पढ़ा रहे हैं इसका उत्तर ये होगा, इसका उत्तर ये होगा, बस। अगला है, वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहां पर हुआ था, बताइए। देखिए, जो मोपला विद्रोह हुआ था, यह ब्रिटिश मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम का संघर्ष था। किसका, इसका था, एक ब्रिटिश मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम, इनका संघर्ष था, जो केरल के मालाबार में, कहां पे, केरल के मालाबार में 1921 में शुरू हुआ। अगर हम बात करें कि केरल के मालाबार में 1921 में शुरू हुआ था। ठीक है, एक मिनट, हाँ, आप लोग वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, सभी साथी। चलिए हम आगे चलते हैं। एक मिनट रुकिएगा, हम थोड़ा सा एक वीडियो उसको शेयर कर दें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहां पे इसके बारे में मैंने बता दिया कि जो मोपला विद्रोह हुआ था, अंग्रेजों ने इतनी बुरी तरह से दबाया कि मोपलाओं ने 1942 में चलकर आगे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ही नहीं लिया। मतलब इतनी बुरी तरह से दबाया था। मोपला लोग केरल के मालाबार क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतरित
अरबियों मलयाली मुसलमान थे। आगे हम लोग कभी जब इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में। आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कहीं छोटा तो नहीं दिख रहा है ना आप लोग को। सभी लोग यार वीडियो को शेयर करिए, अपनी संख्या बढ़ने की जगह कम हो रही है। चलिए अगला है भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था। जो भारतीय दुर्भिक्ष संहिता है इसे हम निर्माण किसने किया था? स्ट्रेची आयोग ने किया था। किसने किया था? स्ट्रेची आयोग ने किया था। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग का गठन किया था। किसका गया था? अकाल आयोग। अकाल आयोग का बात करें तो किसका? अकाल आयोग का गठन किया गया था। अब अकाल आयोग की अगर हम बात करें, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा कमेंट सेक्शन में आए, बताने का प्रयास करें अकाल आयोग का गठन किया था कब? 1878 में। इसके द्वारा इसके समय में बंबई, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत में भयानक अकाल पड़ा। रिपन ने शैक्षिक सुधारों के लिए 1882 में विलियम हंटर आयोग की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग गठित किया था, जिसकी सिफारिश से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक सीमित थी। महिला शिक्षा एवं निजी क्षेत्र की शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने पर विशेष बल भी दिया गया। ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, किसी यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली? सभी लोग फटाफट बताइए कमेंट करके। आप लोग थोड़ा सा लैंडस्केप मोड में देखिएगा तो प्रश्न साफ दिखेंगे एचडी क्वालिटी में, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे। देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पुर्तगाली। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पुर्तगाली होगा। क्या होगा? पुर्तगाली होगा। 15 से लेकर 17वीं शताब्दी तक लोग भारत में अनेक विदेशी शक्तियां व्यापार करने के बहाने से प्रवेश करती है। अगर इसमें क्रमशः देखा जाए तो सबसे पहले कौन आता है? पहले पे पुर्तगाली, पहले पुर्तगाली आते हैं, प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद डच आती है, क्रम पूछता है। जी हां, अब आप लोग को लगता होगा अरे सर ये कहां क्रम पूछ देता है? क्रम पूछता है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आप लोग चीजों को पढ़िए, देखिए, समझिए और जानिए कहां कहां गलती करते हैं। उसके बाद कौन आते हैं? तीसरे पे अंग्रेज आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, उसके पे कौन आता है? अंग्रेज आते हैं। उसके बाद फिर चौथे पे कौन आता है? डेनिस आते हैं। चौथे पे कौन आता है? पांचवें पे फ्रांसीसी। भारत के साथ व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय पुर्तगाली को जाता है। वो पुर्तगाली का नाविक कौन था? वास्को डिगामा। ठीक है, उसने लिस्बन से अपनी यात्रा शुरू की थी। प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि जो 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा था वो अपनी यात्रा कहां से शुरू करता है? तो अपनी यात्रा लिस्बन से शुरू करता है। केप गुड मतलब जो केप टाउन था, केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत के समुद्री तट कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। कब पहुंचता है? वो पहुंचता है 17 मई 1498। 97 में चलता है, 98 में पहुंचता है। तो यहां से सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी को यह याद रखना होगा, यह आप सभी को जानना होगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। ठीक, और आगे चलते हैं। अगला सवाल है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। 1858 भारत सरकार के अधिनियम, लॉर्ड कैनिंग ने 1860 में सनद के जारी किए जाने से, 1858 के सामग्री घोषणा में। देखिए यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 1858 के सामग्री ने घोषणा किया, मतलब 1 नवंबर 1858 में भारतीय राजाओं को आश्वासन दिया गया कि उनके राज्य को अंग्रेजी राज्य में शामिल नहीं किया जाएगा। भारतीय राजाओं को गोद लेने का अधिकार मिल जाता है। इसी घोषणा द्वारा उन सभी भारतीयों को क्षमा मुक्ति का वचन दिया गया जो उस समय ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शपथ लिए हुए थे, जिनके विरुद्ध जो ब्रिटिश प्रजाजनों के हत्या का आरोप नहीं थे, उनके ऊपर भी। आगे चलता हूं अगले, यदि भगवान अशिष्टता को सहन करते तो मैं उनको कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह कथन किसका है?
काफी इंपॉर्टेंट है कथन, तो मैं चाहूंगा सभी साथी इस प्रश्न का जवाब दें। सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। देखिए यह किसका कथन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, बाल गंगाधर तिलक का, लाला लाजपत राय का, महात्मा गांधी का? यह किसका कथन था? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए ये इस प्रश्न का उत्तर काफी लोगों ने गलत दिया है और मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर कौन देता है देखते हैं आज हम। अभी तक किसी ने प्रश्न नंबर 17 का जवाब सही नहीं दिया है। वैसे भारतीय संविधान में अस्मिता का अंत जो है वो अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अनुच्छेद 17 में अस्मिता का जो अंत है यहां पर वर्णित है। चलिए तो यहां पे हम लोगों ने देखा इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक होगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1856 से 1920 में भारतीय राष्ट्रवाद भागीरथ ऋषि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आइए इस विषय पर भी हम लोग ध्यान से देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सभी लोग जितने इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं, सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है। चलिए सही हो गया। चलिए आगे हम इसकी बात करते हैं। तो यहां पर देखा जाए कि लोकमान्य तिलक ने भारत में समाज सुधार कार्यक्रम लागू करने के लिए जो ब्रिटेन सरकार थी उस समय, उसका मुंह देखना उचित नहीं समझा। उन्होंने स्वयं समाज सुधार आंदोलन नेतृत्व का बीड़ा उठा लिया। यदि भगवान अस्मिता को सहन करते तो मैं कभी भगवान को नहीं मानूंगा। यह किसके कथन थे? यह कथन थे आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने इस तरह से तथ्यों को, इस तरह से थ्योरियों को पढ़ लिया है तो इसका मतलब अब धीरे धीरे आप अध्ययन अध्यापन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा एक सवाल मेरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है। अगला सवाल आपके सामने फिर से यहाँ पे देखिए कुछ मिलान करने वाला है और मैं चाहूंगा आप लोग इसको मिलान जरूर करिएगा। सभी साथी जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, कह रहा है कि तांबा किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग फटाफट बताइए तांबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा जो है वो खेत्री में है। और खेत्री कहां पर है? राजस्थान के राज्य झुंझुनू जिले के जो सिघाना शिखर के पास वहीं तक है। खेत्री भारत की प्राचीनतम खानों में से एक है। कहां पर है खेत्री? यह प्रश्न पूछता है। यह आपके राजस्थान में। उसके बाद गैस प्लांट कहां पर है? बताइए गैस प्लांट कहां पर है आपका? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए कहां है? कोरबा। क्या एल्यूमिनियम के लिए कोरबा है? आप लोग बताइए फटाफट कमेंट करके। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। देखिए कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहां पर है कोरबा? छत्तीसगढ़ राज्य में, जो एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग जानते रहिएगा। पेट्रोलियम कहां पर है? कोची में है। गैस प्लांट कहां पे है? औरैया में। अब आप बताइए इसके हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यार आप लोग वीडियो को शेयर करिए, आप लोगों की संख्या इतना कम है। अच्छा तेज पढ़ाएं क्या? अगर स्लो पढ़ा रहे हैं आप लोग बताइए फटाफट, हम तेजी से पढ़ा दें। आप संख्या बताइए कहां कम है इतनी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल कह रहा है, ध्यान से देखिए, अगला सवाल कह रहा है भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है? अणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, उसमें थर्मल ऊर्जा, तीनों के अंश बराबर है। तो फटाफट कमेंट करिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यहां पे होगा थर्मल ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा। जी हां, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका सी होगा। इसे हम तापीय ऊर्जा कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं?
तापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इसे हम तापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। दूसरे स्थान पर कौन है, जरा कमेंट करके बताइएगा कि दूसरे स्थान पर कौन है। सभी साथी बताइए। दूसरे स्थान पर जल विद्युत है और तीसरे स्थान पर, तीसरे पर अगर देखा जाए तो परमाणु। तो ये तीनों प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं अपने इस क्लास की सीरीज में, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में है? तो यह है आपके गुजरात में। यह है आपके गुजरात राज्य में। थोड़ा सा तेजी से पढ़ते हैं। पेट्रो रसायन कहां पर है? आपके गुजरात राज्य में है। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए बताइए फटाफट। गोवा में क्या बोली जाती है? कोंकणी है, मराठी है। मेघालय में अगर देखा जाए, सभी लोग जरा ध्यान से देखिएगा, मेघालय में कौन कौन भाषा बोली जाती है? खासी, गारो। नागालैंड में आगामी, ध्यान दीजिएगा कौन से है? नागालैंड में क्या क्या है? आगामी है, अंग्रेजी भी है, आगामी है, अंग्रेजी है, झाओ है, शेमा है। सिक्किम में तिब्बती नहीं बोली जाती, माने यह आपका गलत है। अब यहां पे क्या बोली जाती? सिक्किम में लेप्चा। यह प्रश्न पूछा जाता है कि सिक्किम में क्या बोली जाती है? लेप्चा बोली जाती है। भूरिया, नेपाली, यह आपका इसलिए गलत है। और जो गलत है वही आपका सही होगा। अरुणाचल प्रदेश में अगर पूछा जाए, अरुणाचल का एक प्रमुख है जो पूछा जाता है, मोनपा। मोनपा यहां की बहुत ही प्रमुख भाषा है, इसलिए आप इस प्रश्न का जो सही उत्तर, जो गलत है वही सही है, वो लेप्चा होगा। हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, नाथुला दर्रा, यह पूछा जाता है, नाथुला दर्रा किन दो देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया? वह भारत और किस देश के बीच में है? बांग्लादेश, चीन, भूटान और नेपाल। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए, अगर हम बात करें भारत के साथ कौन नाथुला दर्रा साझा करता है, तो पहली बात, नाथुला दर्रा है किस राज्य में? यह प्रश्न पूछेगा। अगर नाथुला दर्रा कहां पर है तो सिक्किम में है। यह भारत और चीन के बीच एक प्रश्न आ गया, यह भारत और चीन की बात। 1962 में भारत और चीन के युद्ध के बाद इसे बंद भी कर दिया गया था, फिर इसे 2006 में पुनः शुरू किया जाता है। ठीक, आगे चलते अगले प्रश्न। 40 साल बाद शुरू किया जाता है लगभग। अगला है, नाथुला दर्रा किन देशों के बीच सीमा व्यापार के लिए पुनः खोला गया? तो यह इसका उत्तर भी हम लोगों ने पढ़ा, वही सवाल फिर आ गया, चीन। अगला है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं? एकदम हलवा प्रश्न है, एकदम आसान सा प्रश्न है। सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप एक मात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। रट लीजिए, याद कर लीजिएगा, ये काफी यूनिक है, जहां से बार बार आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर के भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर क्या है? प्लाज्मा, वाष्पीकरण, गैस, श्यान द्रव्य, ठोस। बताइए सभी लोग, जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट बताइए। देखिए, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, इसे जीवाश्म ग्रह की संज्ञा दी जाती है। चंद्रमा का अभ्यंतर माने इसका मतलब होता है आंतरिक भाग। इसका जो आंतरिक भाग है पृथ्वी की तरल अपेक्षा कैसा है? श्यान द्रव्य है। कैसा है? श्यान द्रव्य है। रट लीजिएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, वो याद रखे, श्यान द्रव्य।
कौन सा द्रव्य? श्यान। चंद्रमा की भूपर्वटी में ऑक्सीजन और सिलिकेट पाया जाता है। ठीक है, आगे इसके बारे में हम लोग और अच्छी चर्चा करेंगे। और चंद्रमा की धरती पर 20 जुलाई 1969 अपोलो 11 नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। ये रट लीजिएगा, सवाल आसान है। कौन सा अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करिए यार, बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके। देखिए यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका संघाई। सी वालों के जवाब पूरी तरह से सही है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा विखंडन यार्ड कहां है? अलग बंदरगाह। अलग बंदरगाह जो कहां पर है? यार्ड स्थित है। अलग बंदरगाह कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात राज्य में है। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप लोग परेशान ना होइए। सभी क्लासेज आपको मिलेंगी, क्रमवार से मिलेंगी। थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा बड़ा कठिन सवाल है, या आप लोगों को कई बार ऐसा लग रहा होगा इस सवाल के उत्तर नहीं आ रहे हैं। देखिए अगर आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए हमेशा आसान हो जाएगा। और कोशिश करेंगे कल से और छोटा वीडियो कर देंगे और हल्के सवाल लाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं बहुत कठिन सवाल है तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपके लिए और हल्का प्रश्न लेकर आएँ, या आप कहेंगे तो 20 बार हम लेकर आएंगे। लेकिन अब आप लोग साथ देंगे तभी हम कुछ बड़ा और बेहतर कर पाएंगे। एक सवाल आपके सामने, कौन सा एक सुमेलित है? यहाँ पे सभी लोग को बताना है कि आर्द्र शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु कहाँ? इटली में। वर्ष भर आर्द्र सूडान। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए तो सबसे सही इसका उत्तर क्या होगा? ये होगा कि आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु ये केवल इटली में मिलता है। इटली यूरोप के दक्षिणी भाग में है। कहां पर है? अगर हम इटली की बात करें तो यह है यूरोप के दक्षिणी भाग में। ठीक है, यहां से सवाल आपका पूछता है इसलिए मैंने बता दिया। यह उत्तर में स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, पूर्व में एड्रियाटिक सागर भी है। जब हम विश्व भूगोल पढ़ाएंगे, महाद्वीप पढ़ाएंगे, तब हम इसको अच्छे से बता देंगे। अभी हम आपके लिए एक और यूट्यूब चैनल लेकर आए हैं जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर है। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहां पर भी हम थियरी की वीडियो भी एक एक करके आपको डालते रहेंगे ताकि आप लोग जुड़ते रहें, बेहतर करते रहें और अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचाते रहें। ठीक है, भारत की तरह इटली जो है वो कृषि प्रधान देश है। रट लीजिएगा कि जो इटली है वो भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। इसे यूरोप का भारत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यूरोप का भारत। एक सवाल आता है, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? यूरोप का भारत। तो इटली को हम यूरोप का भारत कहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए आजकल परीक्षा का ट्रेंड बदल रहा है। अब कठिनाई स्तर बहुत ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, इसलिए मैं बार बार ये प्रयास करता हूं कि देखिए अभी हम आपके लिए 50 प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं आपके परीक्षा के लिए। वह आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पे मिलेगा। घर बैठ के आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, पढ़ लीजिए। कौन सा सुमेलित नहीं है? हैम्बर्ग, एल्ब नदी, ये आपके महाद्वीप वाले सिलेबस में है विश्व भूगोल में। बेलग्रेड, सीन नदी, क्यू, डान नदी, लाहौर, सतलज नदी। तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर जो है हैम्बर्ग एल्ब नदी नहीं है। बाकी बेलग्रेड में शीन नदी, कीव, डान नदी, लाहौर, सतलज नदी। लेकिन जर्मनी का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है हैम्बर्ग, और जो हैम्बर्ग है ये एल्ब नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कह रहा है कौन सा एक सुमेलित है। अब यहां पर देखिए कि कैसे हम इसके बारे में प्रश्नों का उत्तर निकालेंगे। जो बेलग्रेड है ये सीन नदी किनारे नहीं है, ये डेन्यूब नदी किनारे है। क्यू जो है ये नीपर नदी है, डान नहीं, ये नीपर नदी है। ये आपका नीपर, ये नदी है, नीपर नदी। लाहौर जो है ये आपका सतलज नदी किनारे नहीं है, ये रावी नदी के किनारे है। ये रावी नदी के किनारे है। जो हैम्बर्ग एल्ब नदी है, हैम्बर्ग की बात की क्योंकि यहां पे मैंने ध्यान नहीं दिया कौन एक सुमेलित है। ये हैम्बर्ग जर्मनी का एक शहर है, जर्मनी का एक शहर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, फ्रांस की राजधानी क्या है?
पेरिस है, सीन नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? सीन नदी के किनारे है। तो आप लोग चाहे तो इसे याद कर लीजिएगा, चाहे तो इसे रट लीजिएगा, क्योंकि नदी से भी सवाल आएगा। देखिए मैंने आपको यूट्यूब पर ई लर्निंग विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल पर होगा, या इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक यूट्यूब का चैनल होगा, उससे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नया चैनल आपके लिए बनाया गया है जहां पे हम आपके परीक्षा के कुछ स्टडी मैटर उपलब्ध कराएंगे डेली बेस पे। तो आप लोग वहां पे जुड़े रहिएगा। सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ठीक है, वो आपको काफी मदद करेगा। अब हम और आगे चलते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। वैसे मैं प्रैक्टिस सेट में जरूर कराऊंगा। ये विविध के अंतर्गत भी पढ़ सकते हैं, विश्व भूगोल की सीरीज में भी पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। सबको समझ में आ रहा है ना? इसके बाद उसकी लिंक हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, क्योंकि सभी क्लासेज एक ही चैनल पर उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का है, मैं वहां पे ही। अगला है, निम्नलिखित में किसी तिब्बत का पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल का पता लगाया था? ये पहली बार कितने लोगों ने सवाल सुना है? ये कितने ऐसे साथी हैं जो इस सवाल को पहली बार सुने हैं? निम्नलिखित में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल, ओजोन हेलो का पता लगाया था? एम मोलिया, जोसेफ फरमन, जी.डब्ल्यू. केंट मूर, मार्क्स रेक्स। तो यहां पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो जी.डब्ल्यू. केंट मूर। कब? यह प्रश्न भी पूछता है, यह 2005 में। कब? 2005 में। ठीक है, यह रट लीजिएगा। हो सके तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रखिएगा। यह प्रश्न प्राय आपके परीक्षाओं में नहीं मिलता। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यांत्रिक विधि नहीं है? देखिए मैं चैनल का लिंक आप लोग को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, आप लोग इसे क्लिक करके जुड़िएगा। वैसे टेलीग्राम पर है, आप लोग टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं ताकि आप सभी को, आप ही लोग के लिए बनाया गया है ताकि हम आपकी ज्यादा ज्यादा मदद कर सकें। इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना आपकी, क्योंकि मैं बेल आइकन दबाने के लिए नहीं कहता, लेकिन इसको दबा लीजिएगा। एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की यांत्रिक विधि नहीं है, तो याद रहे नहीं है पूछा, यहां पे गलती ना होने पाए। बैक फिल्टर है, साइनो कलेक्टर है, साइनो सेपरेटर है, लेकिन साइनो डिवाइडर नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका डी होगा, जो गलत है वही आपका सही है। अगला, समताप मंडल में ओजोन स्तर को प्राकृतिक रूप में विनियमित किया जाता है, कैसे? नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा, नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा, सीएफसी के द्वारा, जलवाष्प के द्वारा। बताइए सभी लोग, फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड, सीएफसी, जलवाष्प ओजोन परत के क्षरण के लिए प्रमुख उत्तरदायी है। चाहे वो नाइट्रस ऑक्साइड हो, चाहे सीएफसी हो, जलवाष्प हो, ये उसके क्षरण के लिए जिम्मेदार है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसके विनियमित के लिए उत्तरदायी है। रट लीजिएगा सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे से फेसबुक पे, चाहे से यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं। ये नया चैनल, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप सभी साथी जितने लोग जाएंगे, जो वीडियो को बाद में देख रहे हैं, वे कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे भी पिन है, उससे भी क्लिक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काफी बड़ा वीडियो बन रहा है, लेकिन कल से छोटा बनाने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, वनस्पति संरक्षित शर्करा, सौर ऊर्जा, इसमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सौर ऊर्जा। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? सौर ऊर्जा इसका सही जवाब होगा। अगला, नदियों में पानी के बहाव के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? फटाफट कमेंट करिएगा आप सभी लोग, नदियों में पानी के बहाव के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल। घर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण बल। क्लियर हो गया? कौन सा बल? घर्षण बल आप लोग के लिए सही जवाब है। अगला सवाल है, एक दर्पण जिसने काफी अधिक चौड़े क्षेत्र का अवलोकन होता है अवश्य ही होगा क्या? एक सादा दर्पण है, नतोदा दर्पण है, उन्नतोदा दर्पण है, इसमें से कोई नहीं है। तो देखिए
यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सादा दर्पण, नतोदर, उन्नतोदर। ये अंग्रेजी में सवाल होता है, आप लोग कर लेते, लेकिन हिंदी भाषा में हो सकता है कुछ लोग ना कर पाए। उन्नतोदर दर्पण होता है। इसका प्रयोग हम लोगों ने देखा है उत्तल दर्पण। अगर हम बात करें, जो उत्तल दर्पण होता है, प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके जो ध्रुव माने ऊपर और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी बनता है। इसका प्रयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास जो पीछे के दृश्य होता है देखने के लिए किया जाता है। सोडियम परावर्तक लैंप में इसका प्रयोग किया जाता है। माने अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जो गाड़ी के बगल में शीशा लगा होता है वह कौन सा होता है दर्पण, तो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित रंगों के बीच आंख की स्वाग्रता किसके लिए सबसे ज्यादा अधिक होती है? लाल हरा, नारंगी पीला, हरा एवं नीला, पीला एवं हरा। जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसा नहीं कटेगा। यार आप लोगों की संख्या इतनी कम है, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? पीला एवं हरा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पीला एवं हरा होगा, क्योंकि इनके बीच जो आंखों की सुहाग्रता, सबसे सुग्राहकता जो होती है सबसे अधिक होती है। क्योंकि मानव नेत्र में फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं जो लगभग 530 से 550 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को अधिक सुग्राही है। हम आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ। जंग लगने से लोहे का भार क्या होगा? बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? एकदम आसान सा हलवा वाला प्रश्न है। चलिए ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि जंग लगने से लोहे का भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रश्न पूछता है कि जो लोहे में जंग लगता है वह किसका उदाहरण है? तो वह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे की आर्द्र वायु में छोड़ देने पर, बाहर खुले में छोड़ देने पर ऊपर लाल रंग की एक ढीली परत बन जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। इसी को हम रस्ट कहते हैं। जंग, ठीक है। नाइट्रोजन मुक्त से क्या होता है? बताइए। देखिए जब नाइट्रोजन मुक्ति होगी तो वायुमंडल में क्या होगी? नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ए होगा। दोनों के प्रश्नों का जवाब ए ही है। ठीक है, दोनों के प्रश्नों का जो जवाब है वो ए इसका सही जवाब होगा। देखिए डेली क्लास इसी टाइम आपकी चलेगी। कल हम और बेहतर प्रश्न लाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है प्रश्न को और कम कर दे क्योंकि आपकी संख्या कम हो जाती है। ठीक, चलते हैं आगे। HIV एड्स निम्नलिखित में से किस रोग नाम से संक्षिप्त रूप है? एक्वायर्ड इम्यून डिफॉर्मिटी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसी सिंड्रोम। इस प्रश्न का भी जवाब आप लोगों ने एकदम सही दिया है, सी, क्योंकि आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। सी इस प्रश्न का सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, HIV की जो जांच की जाती है उस टेस्ट का नाम क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। HIV का फुल फॉर्म क्या होगा? बताइए जरा। HIV का फुल फॉर्म। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। किस भारतीय नगर में पहला डायनोसीरियर खोला गया? मुंबई, जालंधर, हैदराबाद, अहमदाबाद। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। हो जाएगा अहमदाबाद। कहां हो जाएगा? अहमदाबाद इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्या होगा? अहमदाबाद। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ आप सभी के साथ मिलकर। अगला सवाल है, भारत में मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से आती है? तो इसका शुरुआत 1 अप्रैल। ये वीडियो आपके फेसबुक पे भी चल रही है, यूट्यूब पे चल रही है, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर भी चल रही है। तो आप सभी लोग, जो लोग अभी तक ऐप नहीं इंस्टॉल किए हैं वो लोग कर लीजिएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 1957 से। सरकारी संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति कैसे की जाती है? कर आगम से, घरेलू उधारों से, विदेशी उधारों से, कागजी मुद्रा छापकर। ये घरेलू उधारों से की जाती। कैसे? ये इकोनॉमिक्स का टर्म है
घरेलू उधारों से की जाती है। माने इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकता है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है। भारतीय बाजार में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए जो अवसर मिले हैं वो किन क्षेत्रों में है? पर्यटक क्षेत्र में भी मिलते हैं, चिकित्सा के संरक्षण में भी मिलते हैं, परिधान में भी मिलते हैं, चमड़ों के सामान में। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो भारतीय बाजार को विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए जो क्षेत्र मिले हैं उनमें परिधान का जो निर्यात है वो सबसे ज्यादा है, चमड़े का सामान का स्थान है, फिर पर्यटक स्थान है, चिकित्सा संरक्षण में भी भारत को न्यूनतम विदेशी मुद्रा धीरे धीरे प्राप्त हो रही, लोग हमारे देश में भी इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। तो पर्यटक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सरकारी मेल कार्यक्रम होते हैं, मेला समारोह खेल कूद करके जो विदेशी पर्यटक उन्हें आकर्षित किया जाता है। तो यहाँ पर सभी आपका उत्तर सही होगा, माने ऑल ऑफ दी जिसका उत्तर सही होगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, आप सभी के लिए है। कह रहा है कि भारत में किस एक का संबंध निगम क्षेत्र की आय से नहीं है? निगम क्षेत्र की आय से नहीं है तो कंपनियों के लाभ पर कर है, पूंजी लाभ है, न्यूनतम वैकल्पिक कर है, लेकिन सामूहिक अतिरिक्त लाभ नहीं है। आइए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर जो है, फ्रिंग बेनिफिट टैक्स जो है, ये निगम क्षेत्र से आय नहीं है। ये नियोक्ता पर कर्मचारियों को मिलने वाले अतिरिक्त वित्तीय लाभ का जिन पर कर्मचारियों को नियोक्ता नहीं देता उसके लिए है। तो ये भारत का एक निगम कर से संबंध इसका नहीं है, आय से नहीं है, ये कंपनी का उसके नियोक्ता के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत निर्मित 10 वर्षीय कार्य योजना का अंग नहीं है? 10 वर्षीय कार्य योजना का अंग नहीं है। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। स्वयं सहायता समूह का उच्चतर संलग्नता सही है। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा ये भी सही है। विवाहों गर्भधारण का अनिवार्य पंजीकरण ये भी सही है। ऐसे पुरुष की विशेष पुरस्कार जो अत्यंत परिवार नियोजन उपायों का उपयोग करते हो नहीं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा गलत है, जो वही सही होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो डी इसका राइट आंसर है। अगला, पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन सा है? चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। सभी लोग बताइएगा। यहां पे घनी आबादी का मतलब जनघनत्व से है, डेंसिटी से है, ह्यूमन डेंसिटी से है। देखिए इस प्रश्न में जो दिया गया है उसके हिसाब से तो हम इसका उत्तर बता दें दक्षिण कोरिया है, लेकिन वैसे इसका विकल्प अगर सही अगर आए तो वो आपका क्या है? सिंगापुर है। अगर विकल्प में सिंगापुर होता तो हम सिंगापुर लगाते हैं। ठीक है, पहली प्राथमिकता हम सिंगापुर को देते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऑफिस का नंबर है जो जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से, जहां पर एज ए गेस्ट के रूप में मैं निःशुल्क आप लोग को पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर आप लोग बात कर सकते हैं। ये दोनों नंबर है। ठीक है, सभी लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। आगे हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया होगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइए। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में कौन अन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित है? पाल एलवी रिपोर्ट, सनाथम रिपोर्ट, सरकारीय आयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा प्रशासनिक तंत्र रूप से संबंधित है, वह है आपका पाल एलपीवी रिपोर्ट। पाल एलपीवी रिपोर्ट कब आया था? ये 1953 में 15 जनवरी को 15
15 जनवरी को भारत में लोक प्रशासन सर्वेक्षण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। यह कमेटी जो थी, पाल एलवी जो रिपोर्ट बनाने वाली कमेटी थी, इस कमेटी ने गठन सरकार ने 1992 में किया था। भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए किया था। ठीक है, अगर हम पूछे सनातनम समिति का काम क्या है, तो ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए था। ये सनातनम जो था ये आपका 1962 में आता है। ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए है। सरकारी आयोग की बात करें तो केंद्र व राज्य का संबंध है। और ये जो आपका ये भ्रष्टाचार, सभी लोग लिखना चाहे लिख लीजिएगा, वैसे आपकी मर्जी है, लिखेंगे कि नहीं आप लोग? भ्रष्टाचार रोकथाम, इसका संबंध भ्रष्टाचार रोकथाम से था। ठीक है, तो आप लोग इसे रट लीजिएगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है पराग्वे, पंपास, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैनिटोबा, मॉस्को में एटलस पर्वत। बताइए। देखिए मोरक्को, मॉस्को नहीं मोरक्को है, तभी तो मॉस्को तो रूस की राजधानी है। मोरक्को में एटलस पर्वत है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में एटलस पर्वत मोरक्को के साथ साथ अल्जीरिया, ट्यूनीशिया तक फैला हुआ, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तक फैला हुआ है। अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे देश में कम वर्षा वाला घास क्षेत्र है। यहाँ भेड़, गाय, बैल पाले जाते हैं, गदही पाली जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग कहेंगे सर समय ज़्यादा ले रहे हैं, इसलिए हम आपके तथ्यों पर ही फोकस कर रहे हैं ताकि भैया आप लोग ज़्यादा तथ्य को पढ़ सकें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो मूंगा प्रवाल की एक बड़ी रीफ है वहाँ पे, इसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। किम्बरले की खान दक्षिण अफ्रीका में, किम्बरले की खान जो है कहाँ पर है? ये दक्षिण अफ्रीका में है। किम्बरले की जो खान है, ये किसकी खान है? किम्बरले जो है हीरे की खान है, हीरे की खान है। ये पूछा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खान है किम्बरले। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडर रीफ है आपका। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो बताइए वहां पे क्या चीजें प्रसिद्ध हैं। ठीक, अब हम और आगे चलते हैं। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिए, काफी यूनिक टॉपिक है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और आप लोग पढ़ने के समय मजाक किए जा रहे हैं। चलिए अगला सवाल है, यहां पे मिलान करना है, तो सभी लोग मिलान करते हैं। शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार जो शर्मा है ये संतूर से है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, असद खान एक खान, रुद्र बीड़ा, प्रमोद गायकवाड़ सुंदरी। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, मिला लीजिएगा, सही है। ठीक है, एक बार आप लोग मिला लीजिएगा, इसके हिसाब से देखिए कौन सा उत्तर सही होता है। आगे चल देख ले सवाल की तरफ। ये आज का आखिरी सवाल है। यहां से सवाल आपकी परीक्षा में जरूर से आते हैं, तो जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं वे सभी साथी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग पे दुर्गेश आएगा, जहां पे आप लोग जुड़ेंगे तो सभी क्लास नोट्स पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट तैयार की जा रही है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे चलते एक एक करके मिलाते हैं। कोड दिया गया है असम, असम में क्या है? तो असम में काजीरंगा है, मतलब यहां पर हम लोग बात करें तो यहां पे क्या है आपका काजीरंगा है, जोरहट में स्थित है। अगर हम बात करें गुजरात में क्या है, तो गुजरात में क्या है बताइए, आपका हो जाएगा बी का चौथा। गुजरात के जूनागढ़ में है। मध्य प्रदेश कान्हा किसली, उत्तराखंड जिम कार्बेट, ये उत्तराखंड नैनीताल में है। तो यहां पे अब आपको ये बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। सभी लोग मेरे हिसाब से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये चौथा होगा। ठीक है, आप लोग को नोट्स भी मिल जाएगा,
सभी नोट्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे नंबर दिया गया है, इन नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लासेज ई लर्निंग विद दुर्गेश के जौनपुर जनपद से संचालित की जा रही हैं। अगर आप जौनपुर जनपद से हैं तो आप लोग जुड़े रहिएगा। हो सके तो वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। अगले दिन क्लास में कितने लोग जुड़ने जा रहे हैं, और एक चैनल का लिंक आपको यहाँ पे मिला हो, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोग जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को देखा है उसका बेल आइकन दबा दीजिएगा। ये चैनल आपके लिए नया चैनल बनाया गया है ताकि हम आपके विषयवार, आपके तथ्यों पर फोकस कर सके और वहाँ पर विषयवार क्रम रूप से सभी चीज़ें हम उपलब्ध करा सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है आप सभी के लिए। रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप एक रेस के घोड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आज गेस्ट के रूप में निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में अपने बचे हुए समय पर ई लर्निंग विद दुर्गेश पर गेस्ट के रूप में मैं आता हूं और अपने समय का सदुपयोग कर ले जाता हूं। मैं चाहता हूं आप लोग भी ऐसा करें, बेहतर करें, और जब आप ऐसा बेहतर करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ बड़ा करेंगे। थैंक यू आप सभी का, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू। चलते हैं। वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है, चाहे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, ठीक है। सभी साथी, सभी लोग जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और नए चैनल पर नई नई चीजें लेकर मिलेंगे। सामान्य अध्ययन की सीरीज, गणित की सीरीज, करंट अफेयर की सीरीज, उन सभी तथ्यों के साथ जहां से आपकी परीक्षा में ज्यादा मदद हो सकती है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाय बाय। क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी क्लास मैंने आपको पढ़ा दिया। लगभग 1 घंटे 7 मिनट होने को है, पता नहीं चला ना। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा।